सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। जैसा कि आपको पता है, अब स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल आपने टेलीग्राम चैनल पर देख ली होगी। अब जीरो लेवल के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापक समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन के n पदों का योग है। द सम ऑफ जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी ए प्लस 2d इज। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि जीरो लेवल का पेपर है और उसमें सारे फॉर्मूले ही रिवाइज करने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन ही आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाय द वे याद नहीं है तो फिर अपन प्रोग्रेशन की सीट पे जाएंगे, अपनी कॉपी पकड़ेंगे, फिर उसमें से देखेंगे। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके पास हमने ये क्लास में प्रूफ भी कराया था, तो आप देखेंगे। दो राशियों ए और बी के मध्य n गुणोत्तर माध्य g1 g2 g3 gn हो, तब g1 इंटू g2 इंटू g3 डॉट 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 gn बराबर है। If n geometric means between A and B are G1, G2, G3 up to Gn, then G1, G2, G3 dot 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 Gn is equal to। ये प्रॉपर्टी सबको बताई हुई है और बहुत अच्छी तरह से आपने याद किया हुआ है। A और B के मध्य दो गुणोत्तर, A और B के मध्य n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट किए जाएं तो सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणा अकेले गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, पहला नहीं, √AB होल पावर n, थर्ड ऑप्शन आ गया। ये भी कोई एग्जाम में सॉल्व करने वाला नहीं है, फॉर्मूला है, बेसिक रिजल्ट है, आपको याद करना था। सभी की कॉपी में है, प्रूफ किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, समीकरण मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इज। जो भी स्टूडेंट पढ़ के गए सबको याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं है वो फिर अपनी सीट देखेंगे। अब यहां वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन अपन को सॉल्व नहीं करना है। क्या है? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नॉट बी 0। तीनों टर्म धनात्मक है, धनात्मक प्लस धनात्मक प्लस धनात्मक 0 हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता तो क्यों सॉल्व करें? ऐसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स 0। सबको क्लास में भी कराया था। ऐसी चीजें आपको रिवाइज करनी है। ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जीरो लेवल में कैसे क्वेश्चन देंगे? बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, सारे सिलेबस की परिभाषाएं, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट सब रिवाइज होंगे और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको सॉल्व नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को ही याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इज नॉन जीरो के मूल हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a नॉन जीरो आर। वर्षों से याद कर रखा है। द्विघात समीकरण का मूल क्या होते हैं? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पहला आंसर आ गया। लेकिन इसमें उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, ये भी दे रखा है। तो सेकंड देखें, सेकंड भी हो सकता है क्या? ये भी आपको याद होना चाहिए। आपकी कॉपी में भी है, हमारी सीट्स में भी है। यानी कि इसी तरह के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। वर्षों से आपको याद है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा 2c अपॉन -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में सॉल्व करने वाले नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन, सीधे सीधे याद रखने हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 5, जब a पॉजिटिव हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अधिकतम मान होगा। a पॉजिटिव हो तो आप जानते हैं y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनता है ऊपर की ओर खुलता है। बहुत जोर जोर से ठोक ठोक के सभी क्लासों में पढ़ाया हुआ है। a पॉजिटिव है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्हेन a ग्रेटर देन 0। ये चूंकि इसका ग्राफ है तो ऊपर को कोई लिमिट ही नहीं है। कहां जा रहा है? इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो अधिकतम मान इसका विद्यमान ही नहीं होगा। अपन ने याद कर रखा है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है जब a आपका नेगेटिव हो। यहां a पॉजिटिव दे रखा है, क्लास में कर लिया, थ्योरी में भी पढ़ लिया, सीट में भी दे रखा है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट मान हो गया। चौथा आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर थर्ड है। चौथा क्यों नहीं है? क्योंकि इनफाइनाइट कोई संख्या थोड़ी होती है, इनफाइनाइट मान हो ही नहीं सकता। तो जिन लोगों ने आधा अधूरा याद किया है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अधिकतम मान 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होता है, वो पहला ऑप्शन भर देंगे। लेकिन पहला ऑप्शन कब आएगा? जब a नेगेटिव होगा। तो ये फिर वही थ्योरी की बात आ गई। थ्योरेटिकल पोर्शन जब अच्छा नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट भी आ गया और रिजल्ट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यदि ए बी सी तीनों धनात्मक और असमान हो तब इफ ए बी सी ऑल थ्री आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल देन, आप जानते हैं पॉजिटिव और अनइक्वल है तो ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। हाँ, अगर असमान नहीं होते तो बराबर भी हो सकता था, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी इज, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर के हो तो इसका अधिकतम मान कितना होगा? ये आप जानते हैं, दो या दो से अधिक धनात्मक राशियों का योग दे रखा हो तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान कब होता है? जब तीनों बराबर हो। यहां 3 है तो 3 बराबर हो, 2 हो तो 2 बराबर हो, तो तीनों बराबर k/3 हो गया, तो अधिकतम मान k/3 होल क्यूब होगा। इस पे आधारित क्वेश्चन और ये रिजल्ट प्रूफ सहित आपकी कॉपी में है, तो ये याद करना है। तो कौन सा आंसर हो गया यहां? थर्ड, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ दी एबव। कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे ही जीरो लेवल में होंगे और जीरो लेवल पे जब आप रिवाइज कर पाएंगे तब एग्जाम लेवल में भी आ जाते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, द्विपद a x टू द पावर अल्फा प्लस माइनस b अपॉन x टू द पावर बीटा होल पावर n के विस्तार में x टू द पावर m r प्लस 1 में पद में आता है, जबकि r बराबर क्या हो? n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला है, सभी क्लासों में प्रूफ कराया हुआ है, आपको याद होगा, 100% याद होना चाहिए। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इस पे क्वेश्चन बनते हैं जैसे आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स होल पावर 15 में x टू दी पावर 11 का गुणांक बताइए। तो पहले आप ये देखेंगे x की पावर 11 किस टर्म में आ रहा है, वो निकालेंगे किस पद में आ रहा है, तब x की पावर 11 का वो आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया आपका? फॉर्मूले ओरिएंटेड हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 1 प्लस एक्स होल पावर n के विस्तार में द्विपद गुणांकों nc0 nc1 nc2 डॉट 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 ncn को क्रम से c0 c1 c2 अप टू cn से व्यक्त करें, तब c0 cr प्लस c1 cr प्लस 1 प्लस c2 cr प्लस 2 प्लस डॉट 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 cn माइनस r cn बराबर है, किसके बराबर है? आपने याद कर रखा है 2nc n माइनस r के बराबर होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल इसके बराबर है। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आ गया। इस तरह के रिजल्ट जिनको याद नहीं है याद करेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन और कैसा आ सकता था? आपसे पूछ सकता था c0 c1 c1 c2 c2 c3 cn माइनस 1 cn किसके बराबर है? ये किसके बराबर हो जाता?
ये बराबर हो जाता आपके 2n(c(n-1) फैक्टोरियल वाली फॉर्म में लिख दे तब 2n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। यानी जिन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो फॉर्मूले सारे के सारे आपको जीरो लेवल से रिवाइज हो जाएंगे। 1/n-2 फैक्टोरियल 1 प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल बराबर x/n फैक्टोरियल। किसके बराबर है? पीएनसी की सीट में पहले पेज पर ही दे रखा है x बराबर n² हो गया। इस पे आधारित न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। x/6 फैक्टोरियल, x/ नहीं, ये 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल एम्प्लाइज x इक्वल टू 8² 64। इस पे आधारित क्वेश्चन, ये रिजल्ट क्लास में भी प्रूफ किया। पीएनसी की सीट के पहले पेज पर ही दे रखा है रिजल्ट, प्रूफ भी कराया गया है। इस पे क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी कराएं। तो इस तरह के रिजल्ट जिन पे क्वेश्चंस आते हैं सारे रिवाइज करने। सत्य कथन है NPR इक्वल टू n इंटू n-1 PR-1। NPR n वस्तुओं में से r का चयन, पहले एक का चयन किया फिर n- में से r-1 का चयन किया। पहला कथन सही है। n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, n से शुरू करके लगातार घटती हुई r संख्याओं का गुणा सबने किया हुआ है। ये रिजल्ट भी पीएनसी की सीट में पहले पेज पर ही दे रखा है। फिर तीसरा रिजल्ट RCR प्लस R+1CR प्लस R+2CR डॉट NCR n+1C R+1, तीनों सही है तो चौथा रिजल्ट आ गया। इस तरह के रिजल्ट खूब ठोक कर खूब जोरदारी से क्लास में बताए हुए हैं, प्रूफ कराए हुए हैं, एग्जाम में आते हैं। तो ये सीधे फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन। R एक सदस्य तब डाइवर्जेंट ऑफ R कितना होगा? जीरो लेवल क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस की सीट में दे रखा है, सभी में प्रूफ कराया था। 2/r के बराबर। डाइवर्जेंस ऑफ R के बहुत रिजल्ट दे रखे हैं सीट में, उनमें से अधिकतर क्लास में कराए हुए हैं। तो इस तरह, और ये एग्जाम में भी आते हैं, तो ये आपको रिवाइज करने। यदि वेक्टर R इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और मॉड ऑफ R इक्वल टू R हो, मॉड ऑफ वेक्टर R तो ग्रेडियंट R, ग्रेडियंट ऑफ FR कितना है? ग्रेडियंट ऑफ FR ये आता है f' इंटू ग्रेडियंट ऑफ R। क्लास में प्रूफ कराया हुआ और इस पे आधारित क्वेश्चंस। फिर ग्रेडियंट R कितना हो जाता है? वो R कैप हो जाता है, यानी f' इंटू R कैप। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ये। और इस पे आधारित क्वेश्चंस भी कराए थे आपको। ग्रेडियंट ऑफ 1/r, तो पहले 1/r का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -1/r²। फिर ग्रेडियंट ऑफ R कैप, तो ये आएगा। तो जो ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले, उन पे आधारित न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। सत्य कथन है द करेक्ट स्टेटमेंट। सारणिक वाली सीट में एक पेज पर विशेष एग्जाम्पल दे रखे हैं याद करने वाले। पहला डिटरमिनेंट ABC BCA CAB याद भी कराया और सबकी कॉपी में प्रूफ भी किया है। क्या आएगा? 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। तो पहला सही नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। थर्ड AHG HBF GFC, ये होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A प्लस B प्लस C प्लस A। सेकेंड रो में है P प्लस Q
Q प्लस आर, आर प्लस पी, थर्ड रो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये सारणिक बराबर होता है 2 टाइम्स सारणिक एबीसी पी क्यू आर एक्स बाई जेड। यहाँ 4 टाइम्स दे रखा है तो ये गलत हो गए। यानी कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद है उन पे आधारित क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है यहां लिख दिए हैं, ये पेपर में भी आते हैं। यदि 14 क्वेश्चन, यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई एन एक एन कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है और आई एन कोटि का इकाई मैट्रिक्स है, तब सत्य कथन है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन of order A is a square matrix of order n by n and In is the unit matrix of order n, then correct statement is adjoint पे secondary matrix पे सारे क्वेश्चन सारे रिजल्ट प्रूव कराए थे। पहला ऑप्शन A इंटू एडजॉइंट ए सारणिक A इंटू IN बराबर एडजॉइंट A इंटू ए। स्पेशल प्रॉपर्टी कह के सबसे पहले यही प्रूफ कराई गई थी, फिर सारे प्रूफ कराए। इसमें कौन सा है? दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, उपरोक्त सभी। तो जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले जीरो लेवल के पेपर देने हैं आपको, और जीरो लेवल के पेपर में ये सारे हैं जो फॉर्मूले हैं, परिभाषा पे आधारित क्वेश्चन हैं। 15 निम्नलिखित में से कौन सा सममित मैट्रिक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा याद है आपको? एक वर्ग मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए ट्रांसपोज हो। अब पहले का ट्रांसपोज करें तो वो तो नहीं आ रहा, दूसरे का ट्रांसपोज करें तो उसी के बराबर आ रहा है। या कहते हैं आईमी पंक्ति का जेमा अवयव जेमी पंक्ति के आईमी अवयव के बराबर हो, तब तो दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। जब सममित मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था 4 एग्जाम्पल आपके हाथ से आपकी कॉपी में लिखाए हुए हैं। तो फिर अगर बाय द वे आप भूल गए, सममित याद है बहुत बढ़िया है, भूल गए तो फिर रिवाइज करें, और रिवाइज करके पहले जीरो लेवल वाले पेपर दें। जीरो लेवल वाले में 100% आने ही चाहिए, क्योंकि जीरो लेवल वाले ही क्वेश्चन है, वो नहीं आ रहे और आप आगे पेपर देने जा रहे हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद नहीं करें आप। तो इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं बहुत केयरफुली इनको करना है। क्वेश्चन 16, माना त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र O है। यदि OA OB OC के अनुदिश क्रियाशील 3 बल PQR संतुलन में है तो P/Q/R बराबर है। लेट O be the circumcenter of triangle ABC. If 3 forces PQR acting along OA OB OC are in equilibrium then P/Q/R is equal to। स्टैटिक्स में लामीज थ्योरम पे क्वेश्चन कराए हुए हैं। एक ट्राइंगल दे दिया, बीच में एक पॉइंट ले लिया O। यहां क्या कह रहा है? ये सर्कमसेंटर है, परकेंद्र है। OA OB OC PQR फोर्स काम कर रहे हैं तो P प्रोपोर्शनल टू साइन BOC। साइन BOC कितना होता है? 2A, तो P साइन 2A के समानुपाती, Q साइन 2B के समानुपाती, R साइन 2C के समानुपाती। इस तरह के 4 क्वेश्चन कराए भी हुए हैं और आपकी सीट में रिजल्ट लिखे हुए हैं, सबको रिवाइज कर लेना है। आपको इस अंधी दौड़ में नहीं पड़ना है कि इसके अलावा क्या करें। इसकी जो आपको सीट दे रखी है, जो आपके पास कॉपी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, पहले उसी को रिवाइज करना है। फिर आपको देखना है किस चैप्टर में क्या चीज नहीं छूट गई है। कुछ नहीं छूटा है, जो आपको पढ़ा दिया गया है, जो मटेरियल दे दिया गया है, सब है। आप कोई भी एक टॉपिक की सीट पकड़ लें जो आपको अच्छी तरह से आता है। द्विघात समीकरण पकड़ लें, स्टैटिक्स वाला पकड़ लें, कोई भी पकड़ लें। स्टैटिक्स में तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल बन जाते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आप देखें, हमारी कोई भी सीट पकड़ लें आप, और उसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं वो देखें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 99% आपकी सीट और आपकी कॉपी में है। इसलिए घबराना नहीं है, किसी और सोच के साथ, डिप्रेशन में आए हुए लोगों के साथ या नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ नहीं बहना है। अपनी पढ़ाई पे, अपने आप पे विश्वास करना है, उसी को रिवाइज करना है। यदि 2 संगामी रेखाओं की दिक्कोजाएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 हो तो उनके मध्य कोणों को समद्वयित करने वाली रेखाओं की दिक्कोजाएं किसके समानुपाती होंगी? If L1 M1 N1 L2 M2 N2 are the direction cosines of 2 concurrent lines, then the direction cosines of lines
बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन देम आर प्रोपोर्शनल टू। सभी को क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, और फिर याद करने वाले रिजल्ट हैं उनमें भी दे रखा है। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल है उनके बाइसेक्टर्स ये हो गए। सब कॉपी देखें जो 3D पड़ी हुई है जिन लोगों ने, सबकी कॉपी में ये दिया हुआ है L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, और ये दूसरी L1 माइनस L2, M1 माइनस M2, N1 माइनस N2। दो रेखाएं हैं जिनकी दिक्कोजाएं दे रखी थी। पहले आप जैसे ही कॉपी देखेंगे आपको याद हो जाएगा, फिर प्रूफ नहीं करना है। जो याद करने वाले हैं सबको याद ही करना है, जो भी पेपर में आना है सब आपके पास है। पहले भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। जो पेपर हुआ वो पैटर्न गड़बड़ा गया तो उससे सभी को नुकसान हुआ। तो आप फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3D वाली सीट पकड़ लें आप, उसमें आप देखें कि उसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं। आपके पास पढ़ने को कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ें कि इसके अलावा आ गया वो आ गया। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप देखेंगे सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और सब करो, आप जो भी कर सकते हो सब करो, लेकिन पहले आप अपना जो मटेरियल आपके पास है, आपकी कॉपी में जो क्वेश्चंस हैं, जो मैटर है, पहले उसको रिवाइज करें। फिर उसके बाद आपको लगता है तो एक टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करके ढूंढें कि इसके अलावा और अपन क्या पढ़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और जो मिलेगा बहुत कम पोर्शन होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 18, शीर्षों ए बी सी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। सबको फिर याद कराया हुआ है, हाफ ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये रिजल्ट सबकी क्लास में, सबकी कॉपी में प्रूफ कराया हुआ है। इस पर न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का उस रेखा पर प्रक्षेप जिसकी दिक्कोजाएं L M N है, x2 माइनस x1 इंटू L, y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू N। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, थर्ड आंसर आ गया। सभी की कॉपी में लिखा हुआ है, बेसिक रिजल्ट है, इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। 20, एक m द्रव्यमान का कण एक निश्चित बिंदु से आकाश में क्षैतिज से एल्फा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपित किया गया है। गति के दौरान वेग का क्षैतिज घटक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अपन जानते हैं जब किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका g नीचे की ओर काम करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। खूब ठोक ठोक के क्लास में बताया हुआ है, और आपकी कॉपी में भी है, सीट में भी क्वेश्चन है, एग्जाम वाले में भी है। अवकल समीकरण y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी का व्यापक हल है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी इज क्लैरेट फॉर्म में जहां जहां भी p होता है c लिख देते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c। क्लैरेट फॉर्म पे क्वेश्चन आता ही रहता है, भूलना नहीं चाहिए। जो लोग भूल गए रिवाइज करेंगे। यदि अवकल समीकरण एफ डी ऑफ वाई बराबर 0 की सहायक समीकरण एफ एम बराबर 0 के सम्मिश्र मूल एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा हो तो उसके व्यापक हल में संगत पद होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया आपने, एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा आ गया तो क्या आ जाता है, ई टू दी पावर एल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। इसको आप साइन की टर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है इसके, तो सही आंसर क्या आएगा, 4th। और ये सारा आपकी क्लास की कॉपी में है, आप देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पढ़ाई थी बहुत अच्छी तरह से, सारे कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के रिजल्ट अगर एफ एम बराबर 0 के अलग अलग मूल आते हैं तब कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है, रिपीट रूट आते हैं तब क्या आता है, एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा आ गए तब क्या आता है, और ये भी रिपीट हो गए तब क्या आता है। क्वेश्चन वो भी है आपकी सीट में भी, कॉपी में भी। यदि कोई वक्र बाई अक्ष के परिधि सममित होता है
यदि तब वक्र के समीकरण में if a curve is said to be symmetric about y axis if in the equation of the curve, ये जो नया सिलेबस ऐड हुआ था उसमें था कोई कर्व y अक्ष के सापेक्ष सममित है, y अक्ष के सापेक्ष सममित है, इसका मतलब जैसा y अक्ष के राइट साइड में वैसा ही इसके लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर अगर कोई पॉइंट x कॉमा समथिंग है तो वही आपका माइनस x कॉमा समथिंग आ जाएगा, यानी कि x की जगह माइनस x रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसमें x की सभी घातें सम होंगी। तो ये वही कॉन्सेप्ट आ गया और इस पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं। लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जिसकी अक्ष z अक्ष हो तथा त्रिज्या r हो, इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज एक्सिस इज z एक्सिस एंड रेडियस इज r, z एक्सिस xy प्लेन के ऊपर प्रूफ किया हुआ है। लंबवृत्तीय बेलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सबको याद रखना है। जिनको याद नहीं है फिर अपनी कॉपी देखनी है, सीट देखनी है। स्मॉल आर और कैपिटल आर त्रिज्याओं के दो गोले लांबिक रूप से काटते हैं तो वेनिस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऐसे रिजल्ट भी याद करने वाले हैं, वो सबको याद करने। एक चतुष्फलक जिसके फलक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 तथा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी बराबर 1 के परिगत गोले का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ ए स्फेयर circumscribing a tetrahedron whose faces are x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1 is, सबको क्लास में कराया हुआ था। 0 0 0 इसके वर्टिसेस कौन से आ जाएंगे, a0 0, 0 b0, 0 0 c। याद हो तो ठीक है, अदरवाइज कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है उससे, फोर्थ ऑप्शन। बाकी ठीक से काम नहीं चलेगा, जो याद करने को कह रखा है वो याद करने ही होंगे, जीरो लेवल वाले पहले करने ही होंगे। द्वैती चरों की यथार्थ संख्या बराबर होती है द्वैती प्रतिबंधों की संख्या के बराबर, आद्य प्रतिबंधों की संख्या के बराबर। इसमें अपन प्राइमल लिख लें, मैक्सिमाइज z इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी ड्यूअल लिख लेंगे, मिनिमाइज जेड डी बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, और यहां आ जाएगा फिर ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू सी ट्रांसपोज और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्राइमल और ये इसकी ड्यूअल, तो उससे कंपेयर करने से अपने आप आंसर आ जाता है। जिन लोगों को टच में नहीं है थ्योरी देखेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। एकांतर समूह एन की कोटि होती है, द ऑर्डर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप एन। सिमेट्रिक ग्रुप होता है एसएन, सभी क्रमचयों का समुच्चय, उनमें से जो सम क्रमचय हैं उनका समुच्चय होता है एन। अल्टरनेटिंग ग्रुप एकांतर ग्रुप बोलते हैं, कोटि होती है 1/2 n फैक्टोरियल। क्लास में भी कराया हुआ है और आपको याद भी रखना है, कॉपी में भी आपके है और सीट में भी है। एक अनंत चक्रीय समूह के दो जनक होते हैं, केवल दो जनक, मात्र दो जनक। एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली 2 जनरेटर्स। वृत्त x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वक्रता त्रिज्या है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्किल दिस इज। कोई भी r त्रिज्या वाला वृत्त है उसकी वक्रता त्रिज्या r ही होती है, तो इसमें कौन सा आ गया, सेकंड आंसर आ गया। अब आप समझ गए होंगे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जीरो लेवल वाले क्वेश्चन परिभाषा पे आधारित डायरेक्ट फॉर्म या डायरेक्ट रिजल्ट है। और भी हैं क्वेश्चन ऐसे, अभी कितने भी कर सकते हैं पूरे सिलेबस पर, तो लेकिन अपना पर्पज क्वेश्चन कराना नहीं, आपको ये बताना है कि जीरो लेवल की जो टेस्ट सीरीज है बेहद यूजफुल है आपके। आप जब उसको कर लेंगे तभी आगे जाएंगे। और इन जीरो लेवल क्वेश्चन में से भी काफी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि जीरो लेवल सिर्फ इसके लिए ही है, लेकिन ये आपको बताएगी ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले पढ़ के जा चुके हैं और ईमानदारी से उन्होंने पढ़ाई की थी। अब वो कैसे रिवाइज करें बिना कोचिंग में जाए,
तो आपको कोचिंग में भागने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप दोबारा उन्हीं कॉपियों को लें, उसी मटेरियल को उठाएं और अपने ये हमारी जो टेस्ट पेपर की लिस्ट है, कब शुरू होंगे, कैसे देने, आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे आपके है, वहां से आप ले लेंगे। और ईमानदारी से एक बार दोबारा से लग जाएं, ये आपका निश्चित रूप से भाग्य है कि इतनी जल्दी दिसंबर 2022 में पेपर देने के बाद एक बार मौका आपको दोबारा नए साल में मिल रहा है। तो ये ऊपर वाले को भी धन्यवाद दें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लग जाएं। अपने को दोष देने की जरूरत नहीं है, कोचिंग को दोष देने की जरूरत नहीं है, जैसी स्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लेने की जरूरत है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं वीडियो में, और अभी आवश्यकता होगी तो फिर किसी दिन आते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को सुखद भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।